5 साल पहले एक ऐसी दरार खुली जिसने पूरी दुनिया को खा लिया। लेकिन असली डर ये नहीं है कि वो क्रीचर्स इंसानों को मारते हैं, बल्कि डर ये है कि वो उन्हें अपने जैसा बना देते हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड ब्रेकर, एक साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर फिल्म की पूरी कहानी, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को इस बर्बाद दुनिया से छिपा कर जीना सिखा रहा है। लेकिन क्या होगा जब वही खौफ उनके छिपने की जगह तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सालों तक जलवायु परिवर्तन, गरीबी और युद्ध के कारण धीरे धीरे दुनिया बर्बाद हो रही थी। तभी इंसानों का डाउनफॉल एक रहस्यमय हमले से हुआ, जिसमें सभी बड़े शहरों पर हमला हुआ और पावर ग्रिड्स नष्ट हो गए। जैसे ही अंधेरा फैल गया, बड़ी तादाद में लोग मरने लगे। साइंटिस्ट ने इस घटना को ब्रेक नाम दिया। शुरुआत में सारे आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने जाते हैं, लेकिन जब वो हार जाते हैं तो औरतों को ही तलवार उठानी पड़ती है लड़ाई जारी रखने के लिए। रात के अंधेरे में मेरी अपने टीम के साथ आसमान में फ्लेयर गन चलाकर रोशनी करती है। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है, जो उन क्रीचर्स की थी जो जमीन को फाड़ कर बाहर आ गए थे, जिन्हें इस मूवी में ब्रेकर्स कहा गया है। और देखते ही देखते इंसानों और ब्रेकर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ से कहानी चली आती है 15 साल आगे, जहाँ दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और मैरी अब अपने हस्बैंड जॉन और छोटी बेटी विला के साथ रहती है। अब क्योंकि मेरी एक सोल्जर है और उसे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता था, इसलिए विला की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन की है। इस वक्त जॉन विला को ब्रेकर्स के बारे में बता रहा था। विला पूछती है कि क्या ये एलियंस है, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, ये कोई एलियंस नहीं है, ये असल में ऐसे क्रीचर्स है जो जमीन के अंदर रहते थे, लेकिन जमीन फटने के बाद वो बाहर निकल आए और जिस जगह से ये बाहर आते हैं उस जगह को द स्टिच कहते हैं। यहाँ हुए एटॉमिक हमले के कारण बैरियर टूट गए और स्टिच खुल गया। खैर, विला को ब्रेकर्स के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने पिता को किसी सुपर हीरो की कहानी सुनाने के लिए कहती है। जॉन विला को एक ऐसी हीरो की कहानी सुनाता है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक वार में ही 100 ब्रेकर्स को मार गिराया था। मीनवाइल जब पूरी फैमिली अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, तभी अचानक उनकी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगती है। बाहर मिलिट्री ट्रक्स आकर अनाउंस करते हैं कि सभी लोगों को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जल्दी यहाँ ब्रेकर्स आने वाले हैं। ये सुन के हर तरफ का माहौल पूरा बिगड़ जाता है। इस दौरान मेरी को पता लगता है कि इस बार रूल्स काफी स्ट्रिक्ट किए गए हैं, यानी सारे सोल्जर्स को एक गाड़ी में जाना था और उनकी फैमिली को अलग गाड़ी में। मेरी अपनी फैमिली को अलविदा कहकर सोल्जर्स की गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी जॉन का पुराना जख्म देख डर जाता है। उसे लगता है कि जॉन इन्फेक्टेड है। यही हमें पता लगता है कि ब्रेकर्स सिर्फ खरोचने या काटने से भी इंसानों को इन्फेक्ट करके उन्हें हाइब्रिड में बदल सकते थे। उन्हें गोलियों से बस कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उनका सिर कुचलकर उन्हें मारा जा सकता है। इसलिए लड़ाई में तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है। इधर जॉन सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, और अगर वो इन्फेक्टेड भी होगा तो वो खुद बदलने से पहले खुद को गोली मार देगा। जैसे जैसे ट्रक अंधेरे में से गुजर रहा था, वैसे वैसे धमाकों की आवाज भी तेज हो रही थी। डर को कम करने के लिए लोग उस सुपर हीरो की कहानी का जिक्र निकालते हैं। इन्हीं सब बातों के दौरान विला सो जाती है, लेकिन अचानक चीखों और गोलियों की आवाज से विला की आंख खुलती है। ट्रक अब रुक चुका था और चारों ओर बस सन्नाटा था। इस दौरान ट्रक के लोहे को चीरते हुए एक नुकीला पैर अंदर आकर एक औरत को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यहाँ जॉन समझ चुका था कि ये ट्रक भी अब खतरा बन चुका है, इसलिए वो विला को लेकर फौरन ट्रक से नीचे उतरता है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। बाहर का मंजर इससे भी ज्यादा डरावना था, क्योंकि बाहर ब्रेकर एक छोटे बच्चे को अपने साथ ले गया था। ये देख उस बच्चे की माँ बुरी तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वहाँ और भी कई सारे ब्रेकर्स थे, जिनसे बचने के लिए जॉन विला को लेकर एक ट्रक के नीचे छिप जाता है कि तभी वहाँ एक ब्रेकर आता है। लेकिन इससे पहले वो जॉन और विला को मार देता, वहाँ एक सोल्जर आकर उस ब्रेकर का सर धड़ से अलग कर देता है। और ये सोल्जर और कोई नहीं बल्कि मेरी थी, जिसने अपने परिवार को बचा लिया था। मेरी फौरन उन्हें जंगल की ओर भागने के लिए कहती है, लेकिन जब वो लोग भाग रहे थे तब ये लोग यहाँ सबसे डरावना मंजर देखते हैं कि हर तरफ लाशें और जमीन पर बिखरा खून है। यही वो ये भी देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी ब्रेकर के काटने से इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन इससे पहले वो बूढ़ा आदमी एक हाइब्रिड बनता, वहाँ खड़ा सोल्जर उसे गोली मार देता है। वही जैसे ही जॉन विला को लेकर जंगल के किनारे आता है, वहाँ मेरी पहले से ही मौजूद थी, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। तभी मेरी देखती है कि एक ब्रेकर जल्दी उन तक पहुँचने वाला है, इसलिए वो जॉन और विला को आगे जाने के लिए कहती है और खुद ब्रेकर का मुकाबला करने
वही रुक जाती है। अब सुबह होते होते जॉन और विला समंदर किनारे पहुंच चुके थे, जहाँ जॉन ने पहले से ही एक बोट छिपा कर रखी थी। तभी वहाँ एक आदमी भी आता है। वो उन्हें गन दिखाते हुए धमकाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस बोट पर जाऊंगा, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। इधर जॉन जानता था कि उनकी बोट काफी छोटी है, वो 3 लोगों का वेट नहीं झेल पाएगी, इसलिए वो उस आदमी को विला से दूर ले जाता है। जहाँ हम व्यूअर्स ये समझ जाते हैं कि जॉन उस आदमी के साथ क्या करने वाला है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को मार देता है और फौरन विला को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो आते हैं एक आइलैंड पर, जहाँ देखते ही देखते इन्हें इस आइलैंड पर 1 साल बीत चुका है। विला भी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग भी। जॉन हर दिन उसे खतरों से लड़ने की ट्रेनिंग देता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जॉन ने उस आइलैंड पर एक पूरी क्रॉसफिट ट्रेनिंग फील्ड बनाई थी, जहाँ वो विला को ट्रेन कर सकता था। हालांकि वो लोग यहाँ उन क्रीचर्स से दूर थे, फिर भी जब जब वो बाइनोकुलर से आइलैंड की दूसरी तरफ देखते, विला को अपनी मॉम मेरी की याद आ जाती, क्योंकि अब भी ब्रेकर्स ने उस जगह तबाही मचाई हुई थी। मीनवाइल जॉन यहाँ विला से सवाल करता है कि ब्रेकर्स को कैसे मारा जाता है। विला जवाब देती है कि सर काटकर, जिसके बाद वो एक और सवाल करता है कि हाइब्रिड को कैसे मारते हैं। वो बताती है कि दिमाग कुचल कर। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, विला अपनी ट्रेनिंग में पूरी जी जान डाल रही थी, और जाहिर सी बात है इतनी ट्रेनिंग करने के बाद बॉडी को प्रोटीन की नीड भी होती है, इसलिए वो पास में मौजूद कबूतर के घोंसले से 2 अंडे ले लेती है। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे, और एक दिन विला को रोजी नाम की एक लड़की मिलती है। रोजी विला को बताती है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, ब्रेकर्स ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, और वो यहाँ तक किसी तरह उनसे बचकर आ पाई है। इसके बाद विला उसे केव में छिपा कर रखती है, ताकि जॉन को रोजी के बारे में पता न चले। यहाँ तक कि वो अपने हिस्से का कुछ खाना भी रोजी के लिए बचाती है। रोजी यहाँ अपनी फैमिली को गंवाने से बहुत ज्यादा उदास थी, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए विला उसे कहानियां सुना रही थी, ताकि वो कुछ देर के लिए अपने गम को भूल जाए। वो उसे उस सुपर हीरो की भी कहानी सुनाती है, जिसने एक ही बार में कई सारे ब्रेकर्स को मार गिराया था। खैर, अब अंधेरा ज्यादा हो रहा था, इसलिए विला वापस अपने घर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान विला नोटिस करती है कि उसकी पिता की पीछे से आवाज नहीं आ रही, और जब वो पीछे देखती है तो जॉन थकान के मारे वही गिर गया था। विला अपने पिता का सहारा बनकर उसे लेकर घर चली आती है, जहाँ विला को यह पता लगता है कि ट्रेनिंग के चलते विला को प्रोटीन की कमी ना हो, इसलिए वो खुद भूखे रहकर विला को खिलाते थे। ये जानकर विला को काफी बुरा लगता है। जॉन विला को अपनी तलवार देते हुए कहता है कि अब इस तलवार की असली हकदार तुम हो, तुमने अब मेरा हौसला जीत लिया है। कुछ देर बाद जब विला उसी केव में जाती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। विला देखती है कि अंधेरे में रोजी अजीब तरीके से बैठी हुई थी, क्योंकि अब वो कोई नॉर्मल बच्ची बिल्कुल नहीं थी। उसके सर पर लगी चोट कोई नॉर्मल नहीं थी, वो असल में ब्रेकर से इन्फेक्ट हो चुकी थी, और देखते ही देखते वो एक हाइब्रिड में बदल जाती है। हाइब्रिड बनी रोजी इससे पहले विला को जान से मार देती। जॉन वहाँ आकर उस हाइब्रिड का सर कुचल के उसे मारकर विला को बचा लेता है। रोजी को गंवाने से विला पूरी तरह टूट चुकी थी। जॉन उसे संभालते हुए उससे कहता है कि ये वक्त रोने का बिल्कुल नहीं है। इस हाइब्रिड की चीख से बाकी ब्रेकर्स को इस आइलैंड के बारे में पता लग चुका होगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। ये जब भागते हुए आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी इनके सामने जमीन में बनी काफी गहरी दरार आ जाती है। अपने ट्रेनिंग की वजह से विला पेड़ की टहनी से होते हुए दरार की दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन जॉन वही रुक जाता है, क्योंकि ब्रेकर्स की आवाज से वो समझ चुका था कि वो उनके पास आ रहे हैं। तभी वहाँ एक ब्रेकर आकर जॉन पर हमला कर देता है। जॉन जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो विला से कहता है कि तुम्हें अकेले ही आगे जाना होगा, मैं इन ब्रेकर्स को रोकता हूँ। लेकिन विला अपने पिता को छोड़कर जाती भी तो कैसे। वो वापस आकर एक ब्रेकर का सर ही काट देती है, लेकिन अब भी वो जिंदा था, क्योंकि विला ने उसका सर सिर्फ काटा था, उसका दिमाग नहीं कुचला था। अपनी बेटी को बचाने के लिए जॉन उठ खड़ा होता है और उस ब्रेकर का सर कुचल देता है, जिससे वो ब्रेकर मारा जाता है और विला की जान बच जाती है। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि वहाँ एक और ब्रेकर आ जाता है। एक बार फिर से विला बहादुरी से उस ब्रेकर का सामना करके उस पर इस तरह वार करती है कि उसका दिमाग ही कट जाता है, जिससे कि वो ब्रेकर वापस उठ नहीं पाता। इधर जॉन जख्मी था और ना ही उसमें ज्यादा ताकत बची थी, फिर भी विला अपने पिता को जैसे तैसे अपने बोट तक लाती है। लेकिन जॉन बोट पर नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता था कि जल्दी वो भी एक हाइब्रिड बन जाएगा। अपने पिता का जख्म देख विला पूरी तरह टूट जाती है। वो किसी भी हाल में अपने पिता को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। ऐसे में उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने
माँ की तरह हो, एक वॉरियर। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। अपने पिता की बात मानकर विला वहाँ से जाने लगती है, पर वो अकेले उस बोट को पानी में ढकेल नहीं पाती और उधर जॉन भी देखते ही देखते एक हाइब्रिड में तब्दील हो जाता है। इसलिए विला फौरन अपनी तलवार निकाल लेती है, इस बात से अनजान कि वह और भी कई सारे ब्रेकर्स आ रहे हैं। ये देख डर उस पर हावी होने लगा था। तभी वो देखती है कि कुछ सोल्जर्स वह ब्रेकर्स को मारने आ रहे हैं, जिनमें विला की मॉम मेरी भी थी। अपनी मॉम को जिंदा और उसकी तरफ आता देख विला में अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो अब तैयार थी सभी के साथ मिलकर ब्रेकर्स का सामना करने के लिए, एक वॉरियर की तरह, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।